दिस इज़ मीनाक्षी और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस की। ये है पार्ट 4 साइंस का, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड और नेकेड आइज, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले थे हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। यानी कि मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं, कैसे एक साइंटिस्ट आनंदा मोहन ने डिस्कवरी की थी एक बैक्टीरियम की, जिसने ऑयल स्पिल को रिड्यूस करने के लिए बनाया था और उसके इस कार्य के लिए पेटेंट भी मिला था उसको। ऊपर हमने देखा था कि कैसे माइक्रोब्स बायोगैस बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। ये सब हमने देखा था पिछले पार्ट में। पार्ट 3 में हमने ये सब देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किचन के लिए हेल्पफुल हैं। सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन किचन। ये सब एक्टिविटी वगैरह है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस एक्टिविटी को छोड़ के। After some time you may notice bowl has added some fluffy and modify. हाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि क्या करना है, ठीक है। सो yeast is a type of microorganism. So yeast जो है एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। It belongs to a group of microorganisms called fungi. यानी कि वो एक ग्रुप से बिलोंग करता है जिसका नाम है क्या, फंगाई। Yeast grow tells well in warm condition. यानी कि जो yeast है ना, ये कहाँ पे ग्रो करता है, अच्छी जगह पे, जैसे कि जहाँ पे वार्म कंडीशंस हो। You may recall from chapter life processes in animal. Yeast also respires and break down food to release energy for growth and carry out life processes. During this process, carbon dioxide is released, which forms bubbles that make the dough soft and fluffy. Okay. So यहाँ पे ये बोला गया है कि चैप्टर क्लास 7 में हमने ये पढ़ा हुआ है यीस्ट के बारे में, जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर देता है और हेल्प करता है उसको ग्रो मतलब बनने में। सो यीस्ट ऑल्सो रेस्पायर्स एंड ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। यानी कि यीस्ट जो है ना, वो फूड को थोड़ा अंदर लेता है और फिर कहते हैं जल्दी जल्दी ग्रो करने लग जाता है, जिससे जो फूड डाउन है ना, उसको रिलीज एनर्जी एंड ग्रोथ एंड कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, फॉर्म्स बबल्स, और बबल्स फॉर्म होते हैं एंड दैट मेक डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। जिससे जो डो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। डो मतलब यहाँ की डो में किसकी बात की गई है, जब हम केक्स वगैरह जब ये सब कुछ बनाते हैं तो उसके लिए एक डो चाहिए होता है। तो उसको फॉर्म करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ईस्ट को। ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी कि अब जो ईस्ट है वो अल्कोहल भी यूज़ करता है, इस प्रोसेस में प्रोड्यूस करता है, विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल। यानी कि जो डो है उसमें स्लाइटली डिफरेंट स्मेल आती है थोड़ी सी, ठीक है। द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूजिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर। यानी कि ईस्ट को यूज़ करने के लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्रेड्स में, केक्स में और अदर चीज़ों में। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus helps in fermentation of batter for making idli, dosa, dough और making bhaturas। यानी कि अब सेम एज yeast एक lactobacillus करके एक नाम है जो दही बनाने के लिए काम आता है और साथ ही साथ इडली, डोसा और डो ऑफ भटूरा के लिए भी फर्मेंटेशन के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें लेटेस्ट प्रिपेयर में दिया गया है कि क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हो। यू विल ऑब्जर्व दैट बाउल ऑफ मिल्क ए। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो कर्ड है, जो दही है, वो सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को कंटेन करके रखता है। अब बैक्टीरिया यहाँ पे गंदे वाले बैक्टीरियाज नहीं है, ये हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी के लिए भी। वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस। यानी कि उनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरिया फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क। यानी कि आपने कभी कभार देखा होगा जब मम्मी दही जमा रही होती है, जब दही जमना होता है तो उसके लिए करती क्या है, दूध लेती है, गरम दूध लेती है। उसके लिए हम थोड़ा उसके अंदर मम्मी थोड़ा सा उसके अंदर दही डालती है और वो कल सुबह तक, अगले सुबह तक वो बन जाता है दही। भाई ये जादू कैसे हुआ? तो होता है ये जादू वादू कुछ नहीं है, ये साइंस है। यहाँ पे इसके पीछे की साइंस ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम फीड्स ऑन शुगर। यानी कि वो शुगर के ऊपर फीड करता है।
इन द मिल्क, मिल्क के अंदर लैक्टोस प्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, यानी कि मल्टीप्लाई करता है फर्मेंट करता है मिल्क को फॉर्म होने में, कर्ड में, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड व्हिच मेक्स कर्ड सॉर। अब आपको पता भी चल गया कि जो कर्ड है वो सॉर कैसे बनता है। अब जो ईस्ट था वो क्या प्रोड्यूस करता था, अल्कोहल, फर्मेंट करते हो तो फर्मेंट करते टाइम जो ईस्ट था वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे जो कर्ड है ना वो हमारा सॉर हो जाता है। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस, तभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गरम दूध लेती है, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो वार्म कंडीशंस में ग्रो करते हैं। दैट इज वाई कर्ड इज फॉर्म इन अ बॉल ए एंड नॉट बॉल इन बी, यानी अच्छा तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी तो वो बॉल ए बॉल बी बताया गया है, रीजन के क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया एंड एल्गाई। ये तो मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया और एल्गाई एंड मोर। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फॉर्म्स अ स्वेलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स, यानी कि और उनमें से कुछ जो बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम फ्रॉम स्वेलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स कैन लिव इन देम शोन इन फिगर 212 पॉइंट। अच्छा सो यहाँ पर जो राइजोबियम है ना वो ग्रो करते हैं रूट्स नोड्यूल्स ऑफ कोएपिया प्लांट विच कंटेन्स राइजोबियम। अच्छा तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं राइजोबियम क्या होता है। सो राइजोबियम रूट ऑफ सर्टन लेग्यूमस सच एज बीन्स, पीज एंड लेंटिल रूट्स कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी कि जो रूट्स कुछ प्लांट्स की जैसे कि बीन्स, पीज और लेंटिल सीड्स की जो रूट्स होती हैं वो कंटेन करके रखती हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये हेल्प कैसे करती हैं, दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स, यानी कि ये करते क्या है, नाइट्रोजन को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं, फिर उसके बाद में एयर से मतलब निकालते हैं नाइट्रोजन और उसके बाद में करते क्या है, और उसके बाद में ये प्लांट्स के लिए इसको यूजफुल बना देते हैं। दीज हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि अगर राइजोबियम उसमें होगा तो उन प्लांट्स में होगा तो वो हेल्प करेगा उन प्लांट्स को ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। दैट्स वाई द फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं लेग्यूमस रोटेशन को ग्रो करते हैं अदर क्रॉप्स से भी। दिस नेचुरली इंक्रीजेस द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट सॉल्ट, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो करते क्या है, वो सारे मतलब जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो सॉइल बची होती है ना वो बहुत अजीब सी हो जाती है, मतलब इतनी कुछ फर्टाइल नहीं रहती। लेकिन जो लेग्यूमस है वो करता क्या है, नाइट्रोजन को सॉइल जो इंक्रीज है नेचुरली इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का नेचुरली इंक्रीज हो जाती है वहीं पे, और जो सॉइल है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी हेल्दी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो हैं वो फूड प्लस हमारे फार्मिंग सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अमेजिंग माइक्रो एल्गाई टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। अब यहाँ पर माइक्रो एल्गाई टाइनी हेल्पर इन वाटर, पहले हमने देखा था एनवायरनमेंट में, अब यहाँ पर हम देखेंगे वाटर में। माइक्रो एल्गाई का बोला गया है, एल्गाई जो कि पानी में भी उगती है, कहीं भी उग सकती है वो, यहाँ पे उसको मॉइस्ट सरफेस चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे ये पानी है कि अमेजिंग माइक्रो एल्गाई टाइनी हेल्पर्स इन वाटर, यानी कि ये हेल्प कैसे करते हैं वाटर में, माइक्रो एल्गाई हेल्प कैसे करते हैं, टाइनी हेल्पर इनको क्यों बोला गया है ये अभी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो एल्गाई माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज, यानी कि जो माइक्रो एल्गाई एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि रहता है वाटर में, रह सकता है वाटर में, सॉइल में, एयर में और ट्रीज पर भी रहता है।
दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये अपना खुद का फूड बनाते हैं सनलाइट को यूज़ करके. वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई. यानी कि इस काम को करते हुए ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और हाफ ऑफ द ऑक्सीजन अर्थ की इन्हीं से सप्लाई होती है. ठीक है. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मेनी एक्वाटिक एनिमल्स. यानी कि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और एज फूड ये एक्वाटिक एनिमल्स को सर्व करते हैं. सम लाइक स्पेरुलिना, क्लोरेला एंड डाइटोम्स आर also used by humans as health supplement and medicines. तो ये कुछ plants हैं जो health supplements और medicines के लिए use किए जाते हैं. Microalgae also helps in cleaning water and are used to make biofuels. यानी कि जो माइक्रोएल्गाई है वो हेल्प यूज़ किए जाते हैं हेल्प क्लीनिंग वाटर में और बायोफ्यूल्स बनाने के लिए. However, pollution, climate change and habitat destruction and threatening microalgae diversity and abundance. यानी कि अब इतना pollution, climate change हो रहा है तो जिससे हो क्या रहा है, तो जो habitat destruction में threatening हो रही है microalgae diversity and abundance हो रहा है उसके. It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth. यानी कि अगर ये ज़रूरी है कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स को बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन बैलेंस है वो अर्थ पे बना रहे. ठीक है. एवर हर्ड ऑफ में चलते हैं. एवर हर्ड ऑफ में हम देखेंगे स्पेरुलिना microalgae is called superfood because of health benefits. Spirulina is also a good source of vitamin B12 which is essential for our body. It has lots of protein, more than 60% for body weight, and also only a small amount of फैट एंड शुगर. यानी कि ये जो एक माइक्रोएल्गा ये सुपर फूड के नाम से भी जानी जाती है. ये स्पेरुलिना एक ऐसा गुड सोर्स है B12 का, विटामिन B12 का, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है. लॉट्स ऑफ प्रोटीन कंटेन करके रखता है, मतलब 60% बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत होती है ऑफ इट्स बॉडी वेट. यानी 16% ऑफ इस बॉडी वेट में विटामिन B12 भी होता है. ठीक है. नाउ डेज फार्मिंग ऑफ स्पेरुलिना इज becoming a feasible livelihood opportunity. यानी कि एक feasible livelihood opportunity बन गई है ये फार्मिंग के लिए. You have grown spirulina easily by following these steps. यानी कि हम इन स्टेप्स को कुछ फॉलो करके स्पिरुलिना को ग्रो कर सकते हैं. Set a clear glass tank in a bright place away from direct sunlight. यानी कि एक ब्राइट प्लेस में रखना है उसको, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है. कवर द टैंक विद अ शेडेड नेट. यानी कि एक शेड नेट से इसको कवर करके रखना है. कीप द टैंक एट द प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में रखना है इसको. फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर से इसको भर देना है. एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड. स्पिरुलिना को कलेक्ट करना है पॉन्ड से और इसमें डाल देना है. Stir the growing spirulina twice a week. After 3 to 6 weeks, spirulina may be become harvested from the tank by filtering it through a fine cloth. तो यहाँ पर आप ऐसे करके इसकी फार्मिंग कर सकते हो. अब यहाँ पर why is cell considered to be a basic unit of life. यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है, कंसिडर्ड क्यों किया गया है, उसका हम लोग आंसर जानने वाले हैं. The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. यानी कि जो बॉडी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये टाइनी बिल्डर से बनी हुई है जिसको हम सेल कहते हैं. अ सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा था कि जो सिंगल सेल है वो वेरियस कंपोनेंट्स को क्या करके रखता है, अपने अंदर रखता है, जो कि वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं. द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. यानी कि जो बॉडी है वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट सेल्स से बनी हुई है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. यानी जो जिनके पास बहुत सारे जो मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म
जो होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी समझ रखा है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स कैरी out specialized function individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival। यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल कैरी करते हैं एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन इंडिविजुअली, जो कि कोऑपरेट करता है एक अदर से और इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल के। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ सच ऑफ जस्ट वन सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ बने हुए होते हैं सिर्फ एक सेल से, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। यानी कि वो सारी चीज़ें कंटेन करके रखते हैं जो उनको चाहिए होती है एक सिंगल सेल में। Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cells. For example, yeast is unicellular fungus while mold is multicellular fungus। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे दिए। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, और वहीं पर जो मोल्ड है वो एक मल्टीसेलुलर फंगस है। ठीक है, तो समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर लगभग शायद से ख़त्म हो चुका है, ये लास्ट पेज है, तो देख लेते हैं। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट सेल, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। सेल्स ऑफ fungi in additionally have a cell wall, but they do not have chloroplast। यानी कि like animal and plant cell, the cell of microorganisms are also surrounded by cell membrane। यानी कि animal और plant cell के अलावा जो microorganisms हैं वो भी cell membrane से surrounded होते हैं, उनके जो cells हैं वो भी cell membrane से surrounded होते हैं। cells of fungi additionally have a cell wall। यानी कि जो fungi का सेल है उसके पास cell wall होती है, but they do not have chloroplast, लेकिन उनके पास chloroplast नहीं होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि अब जो फंगाई है वो उनका खुद का फूड नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो बैक्टीरिया है उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके पास एक न्यूक्लियर एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड, यानी कि उनके पास एक न्यूक्लियोइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गाई, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये फीचर डिस्टिंग्विश करता है देम फ्रॉम सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गाई, फंगाई और प्लांट्स और एनिमल्स। We have only looked at a few basic cell structures here. The cell has other components about which you will learn in the higher classes. For observing subcircular components, we need microscope with high magnification. An electron microscope magnifies the cell about 10 lakh times, where we can see more structure present in cells। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वी कैन लुक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। नॉर्मली यहाँ पे हमें हायर क्लासेस के बारे में बताया गया कि हम हायर क्लासेस में सब सेलुलर कंपोनेंट्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे। बट बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हमने इतना तो समझ ही लिया इस चैप्टर में कि एक या एक से ज़्यादा सेल से हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हुए लिविंग बीइंग्स भी हम सब सेल से बने हुए हैं। Their cells differ in size, shape, structure. Plants and animals cell in different, understanding different helps learn in organisms function differently। अच्छा, तो यहाँ पर हमें नॉर्मली कंक्लूशन दिया गया है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा गया है। We will learn some about diseases next chapter. In this chapter we have learned about the beneficiation of microorganism। यानी कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिशियल पढ़े हैं। There are some microbes that cause diseases in plants। यानी कि कुछ अब इसमें हमने क्या पढ़ा, बेनिफिट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिजीज़ेस कॉज करने वाले, जो ह्यूमन और एनिमल को डिजीज़ेस कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये था हमारा पार्ट 4।
तो इस चैप्टर सॉरी पार्ट 2 लिख दिया मैंने, पार्ट 4। सो इस चैप्टर के टोटल मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखना, फिर इनको देखना, इसको देखना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है ना वो डी एंड हो चुका है। अगर आप NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी चाहते हो तो मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।